हेलो बच्चों, आज से हम लोग एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग एक बार में पूरे चैप्टर को कवर नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स में, है ना, पार्ट वाइज पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 6 से 7 पार्ट के अंदर में पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे एक बेसिक से, है ना। आज का दिन, आज के इस वीडियो में हम आपका रिवीजन कराएंगे केमिकल बॉन्डिंग का और कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को आता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा, तो इसके बारे में उतना सोचना नहीं है और एकदम नॉन बायस्ड होकर दिमाग में कुछ रखे। एकदम शुरुआत से शुरुआत करेंगे हम लोग बेसिक से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हियर वी गो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हम लोग इस बात से करेंगे कि डिफरेंट एटम्स जब वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, कैटायनिक फॉर्म में होते हैं या फिर अनायनिक फॉर्म में होते हैं, तो वो कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं उस फॉर्म में, उसके पास में कितना लोन पेयर है या फिर कितना वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड पीरियड से ही आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो यूज होते हैं वो सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट्स यूज होते हैं। थर्ड पीरियड, फोर्थ ऑर्बिट के बहुत रेयर होता है। रेयर क्या मतलब, बहुत कम होता है कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले में। ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स यहां पर हमने कुछ लिख रखा है। सेकंड पीरियड, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि सेकंड पीरियड का जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s और 2p6, ऐसा होता है। तो मैक्सिमम लास्ट ऑर्बिट में सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन के, सेकंड पीरियड के एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है जीओसी स्टार्ट करने से पहले कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। थर्ड पीरियड या फिर उसके नीचे वाले पीरियड्स के बारे में बात करें तो वैसे एलिमेंट्स जो कि थर्ड पीरियड या फिर और उसके नीचे के पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनके पास में क्या होता है ना, डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो होता क्या है कि उनके पास में इलेक्ट्रॉन को रखने का क्षमता ज्यादा हो जाता है, 8 से अधिक उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में जो ज्यादातर यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विच इज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हमने यहां पर क्या किया है कि इनका वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,3, यानी लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले सेल में किसी एलिमेंट्स का, हमने बस उतना डॉट लगा रखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, ध्यान समझो, जब ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ये कैसा फॉर्म में है? अभी फिलहाल न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इनके पास में 3, बोरोन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6 और फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम ये बोले कि बोरोन के पास 3 है, इनके पास में 4-5 है, तो ये क्या चाहेंगे कि इनके भी आउटर मोस्ट में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि इनको भी स्टेबिलिटी मिल जाए, जस्ट लाइक आर्गन। ठीक है, सॉरी, जस्ट लाइक नियोन। ठीक है, इनके पास भी ऐसा स्टेबिलिटी हो जाए और इनका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 और चाहिए, 4 है तो 4 और चाहिए, 5 है तो 3 चाहिए, है ना। इसके पास 6 है तो 2 चाहिए, 7 है तो 1 और चाहिए। ठीक है, ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा बॉन्ड बना के, शेयरिंग करके। और आपको पता है कि शेयरिंग करने का मतलब होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब ये होता है कि जितना आप दोगे सामने वाला भी उतना ही देगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन ये इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग करने से दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जरा ध्यान से देखो, बोरोन के पास में है 3 इलेक्ट्रॉन, चाहिए 8 बनने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 देना भी तो पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का रूल क्या है कि 5 बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, 3 ही है ना, तो क्या करेगा? मैक्सिमम 3 दे सकता है। तो जैसे ही मैक्सिमम इसने 3 दिया तो सिंगल सिंगल कितना बॉन्ड बना सकता है? ये 3 बना सकता है और मैक्सिमम 3 बॉन्ड ये बना सकता है सिंगल सिंगल। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा बाबू? BH3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन एक बोरोन के साथ 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब इसके पास खुद का 3 था, 3 हाइड्रोजन से भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अभी तो इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, 8 तो हुआ नहीं है, यानी कि 8 नहीं हुए। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल है खाली इसके पास। इसके पास में एक ऑर्बिटल ऐसा खाली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। तो फिलहाल इस केस में इसके पास में है एक वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है।
कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और चाहिए 8 बनने के लिए, तो ये 4 अपना दे देगा, 4 हाइड्रोजन को मान लेते हैं दे दिया, तो 4 बॉन्ड बना सकता है ये मैक्सिमम सिंगल सिंगल, और ये एग्जांपल रहा CH4। जब ऐसा हुआ तो 4 पहले से था, 4 हाइड्रोजन से मिल गया है ना, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल मिला तो 8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ना ही इसके पास लोन पेयर है और ना ही वेकेंट ऑर्बिटल है CH4 के पास, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसको चाहिए 3 और ताकि वो 8 बन सके, तो यहां पर एक और होगा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो क्या चाहिए 3 और चाहिए 8 बनने के लिए ना, तो ये 3 ये वाला ऐसे शेयर कर देगा, तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा सिंगल सिंगल, और एग्जांपल रहेगा NH3। और जैसे ही NH3 बनाया तो देखो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो खाली बच गया, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब वैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो एक लोन पेयर है इसके पास। ऑक्सीजन के पास में है 6 इलेक्ट्रॉन, 8 बनने के लिए 2 चाहिए, तो ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ही है ना, ऐसे मान लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया और ये बन गया H2O, और ये मान लेते यूज हो गया, तो इसके पास में एक पेयर और ये दूसरा पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन का जो नॉन बॉन्डिंग बच गया उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास में वाटर के फॉर्म में 2 लोन पेयर है, ठीक है। फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, बनने के लिए चाहिए 8, तो ये चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक बॉन्ड बना लेगा और बना लेगा HF, एग्जांपल हो गया HF। तो इनमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, जितना भी एग्जांपल हम लिखे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल फॉर्म में अगर ये सब है और इतने इतने बॉन्ड बना रखे हैं तो उनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा एक्सेप्ट BH3 का। इसके पास में ये वाला क्या है, ये वाला है वेकेंट ऑर्बिटल, और कौन सा ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल खाली है इसके पास। इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है 1, इसके पास में लोन पेयर कितना है 2 है, इसके पास में 3 लोन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन था, एक शेयर हो गया तो बचा 6 यानी कि लोन पेयर कितना बचा 3। इतना बात आपको याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं इन्हीं एलिमेंट्स का केटायनिक फॉर्म, यानी कि केटायन बना होगा, तो जब ये केटायन बना होगा तो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्यों, केटायन बनने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस चाहिए, तो ये वाला अब इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। फाइनल सेल में इसके पास कितना था 3 था, तो अब कितना बचा 2, इसके पास 4 था तो बचा 3, इसके पास 5 था तो बचा 4, एक लॉस करने के बाद। ऑक्सीजन के पास में 6 था तो अब बच गया कितना 5 है ना, इसके पास में कितना था 7 था, तो ये बचा अभी इसके पास 6, और जैसे ही इतना हुआ इन सब के ऊपर में एक चार्ज आ गया, प्लस चार्ज है ना, यहां पर भी प्लस और यहां पर भी आ गया प्लस। कार्बन पर प्लस चार्ज अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोकटायन, क्या बोलते हैं कार्बोकटायन। देखते हैं आप कितना बॉन्ड बनाएगा, फिर वही लॉजिक, 8 बनने के लिए कितना चाहिए है ना, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बनने के लिए 6 चाहिए, 8 चाहिए ना, 8 बनने के लिए कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 6 दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है, तो इसी मैक्सिमम कितना देगा 2, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, और एग्जांपल है BH2 पर प्लस आ गया, ठीक है। कार्बन के पास में 3 ही बचा, क्या करे 3 ही बचा, तो मैक्सिमम 3 ही दे सकता है ये, 4 एक्चुअली इसको 5 चाहिए क्योंकि 3 है ना, तो 5 चाहिए 8 बनने के लिए, और 5 चाहिए तो 5 देना भी पड़ेगा ना, तो 5 है ही नहीं तो 3 ही है, तो ये एग्जांपल है इसका CH3 और ये रहा प्लस, ठीक है। इसके पास 4 है तो ये 4 दे देगा, और 4 दे लेन देन करके 8 बन गया, तो ये बन जाएगा एग्जांपल NH4 पर आ गया प्लस, ठीक है। ध्यान से अब एक और चीज, कार्बोकेटायन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से था खुद का, और 3 हाइड्रोजन से वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 6 हो गया, यानी कि इसके पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इसके पास में क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर आ जाओ। ऑक्सीजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन केटायन के फॉर्म में, तो 3 ही चाहिए ना इसको, तो 3 सिंगल बॉन्ड बना लेगा 8 बनने के लिए, तो ये बन गया H3O और हो गया ये प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के पास फ्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए तो 2 शेयर कर लेगा ऐसे, तो ये 2 बॉन्ड बना लेगा और बन गया ये H2F और ये रहा प्लस।
तो कैटायनिक फॉर्म में आपको एक चीज बस याद रखना है कि अमोनियम होता है जब, तो अमोनियम का इसके पास में लोन पेयर 0 होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी 0 होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि कार्बोकैटायन यानी CH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा, वो कार्बोकैटायन रहेगा तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाएगा और उसके पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये बात यहां से टेक होम करने वाला बात है। नेक्स्ट है, यही सब एग्जांपल है ना। इस बार किस फॉर्म में है, एनायनिक फॉर्म में। एनायनिक का मतलब नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो अभी इनके पास में इतना इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5, जो न्यूट्रल में होता है। गेन करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस पर आ गया माइनस चार्ज, इसमें एक और बढ़ जाएगा और इस पर आ गया माइनस, इसमें एक और बढ़ेगा और इस पर भी आ गया माइनस, ये एक और बढ़ा लिया, हो गया माइनस, इसके पास में एक और बढ़ गया तो ये हो गया माइनस। ये रहा एनायनिक फॉर्म में, और इनके पास में वैलेंस सेल में इतने इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर वही केस लगाते हैं, 8 बनने के लिए कितना चाहिए, देखो ध्यान से, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है क्या, और 8 बनने के लिए 4 चाहिए तो 4 दे देगा। तो 4 बॉन्ड बनाया और ये बना BH4 माइनस, ठीक है। इसके पास में कितना है, कार्बो एनायन, कार्बन पर माइनस है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बो एनायन। ये भी बहुत यूज होता है पूरा ऑर्गेनिक में, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। देखिए कार्बो एनायन में 5 इलेक्ट्रॉन है और 8 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 बॉन्ड बना लेगा, और 3 बॉन्ड ऐसे बना लिए CH3 पर माइनस। तो इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया तो 2 बचा, तो एक लोन पेयर है। इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर है। जरा ध्यान देना, कार्बोकैटायन भी 3 बॉन्ड बनाया है और कार्बो अनायन भी 3 बॉन्ड बनाया है। चक्कर क्या है ना, एक डिफरेंस है कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन कैटायन में, और कार्बन आयन में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ये ध्यान रहे। नाइट्रोजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, जब माइनस के फॉर्म में है तो वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा और 8 हो जाएगा उसके फाइनल सेल में, और ये बन गया NH2 और ये रहा माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, देख लो एनायनिक फॉर्म में, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा और वो बनेगा OH माइनस। और फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन के पास में 7 पहले से था, एनायन बनने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 8 हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये नहीं बनाएगा एक भी बॉन्ड। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुल हो चुका है। ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो 8 से अधिक तो हो नहीं सकता है सेकंड पीरियड वाले में, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इतना रहा, ठीक है क्या। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। हमने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड टूटता है और बनता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड टूटता कैसे है, बॉन्ड टूटने के पीछे जो कारण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एक रोल अच्छा खासा प्ले करता है, और एटम का साइज ये भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। समझिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि A और B है, ये 2 एटम है जो आपस में बॉन्ड बनने जा रहे हैं सिंगल, तो A ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और B ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर के रूप में 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो शेयर करने का मतलब बीचों बीच होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, या तो ये A के नजदीक में रहेगा या तो ये B के नजदीक में रहेगा। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो A खींचा होगा अपनी तरफ या तो B खींचा होगा, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसी की ओर वो खींचा रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम यहां से डिफाइन ये कर सकते हैं कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम, है ना। ये हमेशा किसका होगा, बॉन्डेड एटम का, आइसोलेटेड एटम सिंगल एटम का नहीं होता है ना। इट इज टेंडेंसी ऑफ द बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। खुद के तरफ में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखने का जो टेंडेंसी उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इसका जो ट्रेंड्स है पीरियड में, लेफ्ट से राइट अगर हम बढ़ते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। ये बात ध्यान रहेगा। चलो इसका इस्तेमाल हम यहां करते हैं। यहां बोर्ड पे आपको जितने भी सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखवाना मेरा काम है, देखो तरीका बता रहे कैसे होगा। सिर्फ 2-3 चीजों को याद रखना। हाइड्रोजन का आप याद रखना 2.1 होता है। हाइड्रोजन से नीचे उतरते हो, यानी कि जब भी नीचे उतरते हो ग्रुप में, तो वैल्यू क्या होता है, घटता है, और ये वैल्यू हो जाता है 1। और नीचे उतर गया तो ये वैल्यू हो गया 0.9। अब इधर हम बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू कैसे बढ़ता है, एक बढ़िया तरीका से बढ़ता है। देखो यहां से यहां जाएंगे तो 0.5 से बढ़ जाएगा, यहां से भी इस पूरे में 0.5 बढ़ा दो, ऐसे 0.5 से नेक्स्ट वाला एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने पिछले से 0.5 से आगे रहेगा,
ज्यादा रहेगा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ये रहा 0.5, ये रहा 0.5 और ये भी रहा आपके पास 0.5, ऐसे बढ़ता रहा। तो जब इसके पास में 1 है यहां पर, तो नेक्स्ट में जाएगा तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 2.5, बढ़ाते जाओ तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 3, ये हो गया 3.5 और ये हो गया टोटल 4। तो पूरे एलिमेंट्स जितने भी लिस्ट है अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है? फ्लोरीन का, विच इज 4, वैल्यू होता है 4। आगे आ जाए नेक्स्ट वाले में, देखो थर्ड पीरियड वाले में यहां से जाएंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगा, लेकिन इस बार वैल्यू बढ़ेगा 0.3 सिर्फ। इधर भी कितना बढ़ा? 0.3, इधर भी कितना बढ़ा? 0.3, यहां पर भी कितना बढ़ गया? 0.3, लेकिन लास्ट का 2 के लिए वैल्यू चेंज है, 0.3 से बढ़ गया, हो गया 0.4 और यहां से भी ये भी बढ़कर कितना हो गया? 0.5, ऐसे बढ़ता है। ये तरीका याद रखना कैसे बढ़ता है, फिर वैल्यू अपने आप पुट कर लो बढ़ा के। ये 0.9 है, 0.3 बढ़ा दो तो कितना होगा? 1.2, 1.2 में 0.3 ऐड कर दो तो हो गया 1.8, 1.5, फिर इसमें कितना हो गया? 1.8, ये हो गया 2.1, 0.3 बढ़ाते जाओ अप टू फास्फोरस तक, फिर इसमें 0.4 बढ़ा दो तो ये कितना हो गया? 2.5 और ये हो गया 0.5 बढ़ के 3। इतने सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको लिख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से आराम से अपनी नोटबुक में लिख लेना विथ कितना बढ़ता है, आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमने देख लिया तो अब बात है कि टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है। बॉन्ड फिजन, फिजन का मतलब ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। 2 एटम है, कैसे आपस में बॉन्ड तोड़ कर रखेगा? तोड़ेगा। 2 तरह से बॉन्ड टूटता है, एक या तो टूट सकता है होमोलेटिक या तो हेट्रोलेटिक, या तो होमोलेटिक या तो हेट्रोलेटिक। क्या होता है एक शॉर्ट में बताते हैं, होमोलेटिक हेट्रोलेटिक का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है, इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। अब हो क्या सकता है, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला इधर ऐसे टूट गया और ये वाला आधा इधर टूट गया, तो क्या हुआ? ए के ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन आया और बी के ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो हम इनको क्या बोलते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनता है ये? फ्री रेडिकल। क्या बना ये? फ्री रेडिकल। क्लियर है? ये क्या बना? फ्री रेडिकल। ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। अगर कार्बन होता तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन अगर होता तो क्या बोलते उसको? कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। ध्यान समझो, ये बॉन्ड एक समान टूटा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों अलग अलग हो गया। ये ए अपना लेकर चला गया, बी अपना लेकर चला गया, होमो, एक समान टूटा। तो इस बॉन्डिंग को, इस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलेटिक बॉन्ड फिजन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, होमोलेटिक बॉन्ड फिजन। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो समझिए, एग्जाम्पल में है H O और H। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन, जब ये टूटता है तो ये ऐसे टूटेगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, मतलब ये पूरा इस पर क्या आ गया? HO पर एक फ्री रेडिकल और इधर भी एक और HO पर फ्री रेडिकल आया, तो क्या बना? फ्री रेडिकल। यानी कि आपको ध्यान रखना है, होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन जब भी होता है तो फ्री रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सॉरी फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? होमोलेटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल। कैसा बनता है? लिख देते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, CH4 है, अगर हम इसको सनलाइट में रख देंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, 4 दिख रहा है क्या? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी फ्री रेडिकल टूटेगा, कार्बन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आधा इधर गया आधा इधर गया, तो फ्री रेडिकल है। ध्यान रहे, होमोलेटिक में हम लोग पूरा एरो नहीं दिखाते हैं, आधा एरो दिखाते हैं। देखो ये होता है पूरा एरो और ये होता है आधा एरो, हाफ, ठीक है क्या? तो हम लोग जब भी दिखाएंगे होमोलेटिक में फ्री रेडिकल बनाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। कंडीशन क्या है, कैसे जानेंगे कि फ्री रेडिकल ही टूटेगा, मतलब होमोलेटिक ही टूटेगा? इसके लिए कंडीशन होता है कि बोथ एटम, लगभग बोथ एटम का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, En का डिफरेंस होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, है ना। बोथ एटम सेम होना चाहिए, लेकिन हर बार सेम नहीं हो सकता है। देखो यहां पर ये हाइड्रोजन और कार्बन कहां सेम है? सेम तो नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं बोथ एटम क्या होना चाहिए? सेम, ऐसा मान लो। और एक और फ्री रेडिकल अगर रहता, ठीक है, ध्यान समझिए, बोथ सेम एटम, बोथ मस्ट बी सेम एटम। ये कब होगा? जब ये अपने आप होना है तब,
जब होमोलिटिक टूटेगा और अपने आप टूटेगा तो ये कंडीशन रहेगा तब। लेकिन अगर दोनों एटम अलग अलग है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी होमोलिटिक टूट रहा है, तो वो कब टूटेगा? जब हम उसको जबरदस्ती ऐसे कंडीशन में डालेंगे कि वो होमोलिटिक वाला कंडीशन, तो टूटेगा। या फिर इन प्रेजेंस ऑफ अदर होमो फ्री रेडिकल, है ना, कोई सामने से फ्री रेडिकल आएगा तो वो भी क्या करेगा उसको, जैसे ये जो CH4 है ना, अपने आप नहीं टूटता है फ्री रेडिकल, इसके पास में आता है क्लोरीन फ्री रेडिकल या फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो जैसे दूसरा फ्री रेडिकल आया ना, तो उसके प्रेजेंस के कारण से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, अपने आप फ्री रेडिकली टूट जाता है। ठीक है, बट मोर ओवर ये वाला एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होना चाहिए, डिफरेंट, दोनों में सेम, अगर दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऐसे होता है। ठीक है, बॉन्डेड एटम है, शेयर्ड वाला, दोनों आधा आधा टूट जाएगा। दूसरा एटम है, मतलब दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन है, वो है हेट्रोलिटिक। हेट्रो का मतलब एक समान नहीं टूटा, वो क्या हुआ, एक समान नहीं टूटा। मतलब ये है कि ए है और ये बी है, इनके बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, या तो ये दोनों ए की ओर टूट जाए या तो बी की ओर टूट जाए, पूरा दोनों। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए का ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ए पर आ गया प्लस चार्ज, और बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, है ना, वो अपना तो लिया ही लिया, बी का भी, ए का भी ले लिया, तो बी पर आ गया माइनस। यानी कि कार्बोकैटायन बना और कार्बो एनायन बना। ये क्या बना, मतलब कार्बन नहीं बोल सकते हैं, अगर ए और बी कार्बन हुआ तो कार्बोकैटायन एनायन। जनरली क्या बोलेंगे, कैटायन, क्या बोलेंगे, कैटायन और अनायन। तो ये तो एक समान नहीं ना टूटा, और जब एक समान नहीं टूटता है बॉन्ड तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है, कैटायन और एनायन। कार्बन हुआ तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, उधर फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक में। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन यह है कि डिफरेंट एटम होना चाहिए। एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और डेल्टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों एटम अगर अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। कुछ केस है जो सेम होता है, एटम्स अलग है लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम देखेंगे उस पर। अगर ये वाला कंडीशन है, ध्यान समझ लीजिए, अगर ये कंडीशन है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो हमेशा किधर की ओर टूटेगा, ऑक्सीजन की ओर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की ओर टूटता है। जब ऐसा कंडीशन होता है, एटम अलग अलग है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग अलग है, ऐसा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर में वो दोनों बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाता है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे टूटेगा। समझ में आया क्या ये वाला चीज। उसी तरह से फास्फोरस और ऑक्सीजन रहता तो इधर ही टूट जाता। एनीवे, इसको अभी हटाते हैं। क्लियर है क्या। अगर दो एटम अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अगर उनका अलग अलग है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर टूटेगा, वो टूटेगा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर। तो इस पर, इसके टूटने से जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे, मतलब जो स्पीसीज बनेगा, कार्बन पर प्लस, देखो एरो जिसकी ओर गया, जिस पर गया उस पर माइनस, और एरो का टेल जिस साइड है उस पर आ गया प्लस। ये दो बना, कार्बन प्लस और O माइनस। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर एटम डिफरेंट है, एटम क्या है, एटम है डिफरेंट, और EN क्या है, दोनों का सेम है। जैसे क्या क्या हो सकता है, EN सेम, एटम अलग अलग, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन का कितना है, 2.1 EN है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फास्फोरस का कितना है, 2.1, यानी हाइड्रोजन फास्फोरस के बीच का बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन और सल्फर, देखो 2.5 2.5, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन और क्लोरीन 3 है, EN वैल्यू सेम है लेकिन सब अलग अलग है। तो देखो एटम तो अलग अलग हो गया लेकिन EN क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में एटम का जो दोनों के बीच का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो मोर साइज वाले एटम पर टूटेगा। किस पर टूटेगा, जैसे कार्बन और क्या था, फास्फोरस, ये सॉरी हाइड्रोजन फास्फोरस था, कार्बन सल्फर था, और नाइट्रोजन और शायद क्लोरीन था। ठीक है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग एटम है। एक को देखो, दोनों अलग अलग एटम है और दोनों का EN क्या है, सेम है। इसका EN कितना है, 2.1, इसका भी कितना है, 2.1, इसका कितना है 2.5, इसका भी कितना है 2.5, इधर कितना हो गया 3, और ये भी हो गया 3।
तो En तो सेम है लेकिन एटम अलग अलग है, तो फिर बॉन्ड कैसे टूटेगा? हेट्रोलिटिकली टूटेगा। कैसा टूटेगा? हेट्रोलिटिक ही टूटेगा, और हेट्रोलिटिक में एक तरफा टूटता है ना, और किसके तरफ टूटेगा? तो जिसका साइज ज्यादा, इधर इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, इन सबका साइज क्या है, साइज लार्ज है कंपेयर टू उनके अदर एटम। फास्फोरस हाइड्रोजन है, फास्फोरस का साइज ज्यादा, कार्बन सल्फर में सल्फर का साइज ज्यादा, नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन क्लोरीन का साइज, क्योंकि थर्ड पीरियड से है तो एक सेल बढ़ गया। तो ये जो बॉन्ड है ऐसे टूटता है, सल्फर पर टूटेगा, उधर फास्फोरस पर, इधर क्लोरीन पर, तो क्या बनेगा, H प्लस और P माइनस बना। इधर से क्या बना, C पर प्लस बना और सल्फर पर क्या बना, माइनस बना। सिमिलरली N पर इधर क्या बना, प्लस बना और क्लोरीन पर माइनस बना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्या होता है, किस किस कंडीशन में कैसा होता है और क्या क्या बनता है उनके टूटने से। ठीक है, तो इतना कुछ जीओसी में आपको एक चैप्टर को बढ़िया से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले हमको ये बेसिक इतना कुछ याद होना चाहिए और पता होना चाहिए एक्चुअली कि डिफरेंट एटम न्यूट्रल के फॉर्म में सेकंड पीरियड के एलिमेंट है सारे सब। ठीक है, न्यूट्रल है तो क्या क्या उनमें होता है, कितना बॉन्ड बनाता है, कितना लोन पेयर वैकेंट है, कैटायन के फॉर्म में तब कितना क्या है, एनायन के फॉर्म में क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, कौन किसका कितना कितना है, किससे ज्यादा है, फिर क्यों, क्योंकि ये जरूरत है हमको बॉन्ड तोड़ने में, है ना, कि बॉन्ड कैसे टूटेगा, En से ही डिसाइड होता है और साइज से डिसाइड होता है। तो ऐसे होमोलिटिक में क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या बनता है, होमोलिटिक से बनता है फ्री रेडिकल, याद रहना चाहिए। ठीक है, हेट्रोलिटिक से बनता है कार्बोकैटायन और एनायन, है ना, और क्या क्या कंडीशन है, एटम डिफरेंट है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिफरेंट है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम पर जाकर वो दोनों बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। और एटम भी डिफरेंट है लेकिन सेम En है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो ज्यादा साइज वाले एटम पर जाकर वो टूट जाएगा। तो ये कुछ था एक बढ़िया से जीओसी को स्टार्ट करने से पहले। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, आप इसको पढ़िए, आई होप आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।